हेलो दोस्तों, क्लास 10th के भूगोल में हमें खनिज संसाधन के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं उन सभी को सुख सुविधा देने के लिए प्रकृति ने खनिज संसाधन दिया है। दोस्तों, खनिज संसाधन के बारे में फुल डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है ध्यान लाइन 10 के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खनिज संसाधन से लेकर के उसके संरक्षण तक बहुत सारे टॉपिक बनेंगे, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं और आपको अच्छे तरीका से समझाएंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम किन किन टॉपिकों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे खनिज संसाधन क्या होता है, उसके बाद खनिजों का क्या गुण है, कैसे उसकी पहचान की जाए, उसके बाद खनिज का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण खनिज जैसे धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, खनिज ईंधन, सभी खनिजों का कितना कितना प्रकार होता है, उन सभी के बारे में जानेंगे, उनकी परिभाषा को समझेंगे और अंत में हम दोस्तों आपको बताएंगे कि खनिजों का संरक्षण करना कितना जरूरी है, यह प्रकृति को किस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहा है जितना हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये सारा टॉपिक आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि खनिज संसाधन क्या होता है। चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, इस पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिसका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है और ये संगठन किससे बना होता है, तो विशिष्ट तत्व और विशिष्ट पदार्थों से मिलकर के बना होता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, खनिज या खनिज संसाधन कहते हैं। इसको सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर से खोद करके निकाले जाने वाली, यानी कि खनन करके निकाले जाने वाले कुछ ऐसे पदार्थ जिसका गुण विशिष्ट होता है, वह संसार की सबसे मूल्यवान चीज होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, खनिज संसाधन कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, लोहा हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, ये जितना भी चीज खनन करके निकाला जाता है वह सब मूल्यवान है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको खनिज कहते हैं, खनिज संसाधन कहते हैं। दोस्तों, अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि खनिजों के गुण बताएं। चलिए इसका उत्तर को समझते हैं। दोस्तों, किसी भी खनिज को समझने के लिए उसके गुणों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर कोई भी चीज को हम समझना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके गुण को समझते हैं कि वह क्या करता है, तभी तो उसको हम समझ पाएंगे अच्छा है या बुरा है। उसी तरह खनिजों को भी समझने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए हमें उसके गुण का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, खनिजों का कुछ गुण है जो कि इस प्रकार से है। जैसे सबसे पहले उसमें कठोरता होगी, यानी पृथ्वी के अंदर से निकाले जाने वाले ऐसे पदार्थ जो कि अत्यधिक कठोर होते हैं, उसका विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है, कठोरता। दूसरा होता है वह विशिष्ट रंगों के होते हैं, उनका रंग एक विशिष्ट प्रकार का होता है, उनका गुरुत्व एक विशिष्ट प्रकार का होता है, उसमें एक चुंबकत्व की भावना होती है, वह एक चुंबकत्व होता है और अंत में उसका एक रासायनिक संरचना होता है, रासायनिक संगठन होता है। अगर इस प्रकार के गुण वाले चीज अगर धरती के अंदर से निकलते हैं तो उसे हम लोग क्या मानेंगे, उसे हम लोग खनिज मानेंगे, इसी को हम लोग खनिज कहते हैं। तो दोस्तों, ये था खनिजों के गुण। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि खनिजों का वर्गीकरण करके इसको समझाइए। दोस्तों, खनिजों को समझने के लिए हम खनिजों को 3 भागों में बांटते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर से जब खनिज निकलता है तो उसको समझना पड़ता है उसके गुण के आधार पर। तो उसी के गुण के आधार पर हम समझने के लिए उसको 3 भागों में डिवाइड किए हुए हैं। सबसे पहला खनिज है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज और तीसरा है ईंधन खनिज। आइए इसके बारे में हम अच्छे तरीका से समझते हैं। दोस्तों, हमारा इसी से एक क्वेश्चन बनेगा कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, इसके बारे में अच्छे तरीका से समझाना है। सबसे पहले समझिए धात्विक खनिज के बारे में। दोस्तों, पृथ्वी के अंदर से जब कोई भी पदार्थ को निकाला जाता है, अगर उसमें धातु की मात्रा होती है तो उस प्रकार के खनिज को हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं। जब पृथ्वी के अंदर से किसी भी खनिज को निकाला जाए और उसको पिघलाया जाए, उसमें धातु की अधिक मात्रा पाई जाती है, उसे हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं। इसके कुछ गुण होते हैं। धात्विक खनिज के क्या गुण होते हैं, यह अधिक चमकीले होते हैं, यह कठोर भी होते हैं और इसमें तन्यता का गुण भी होता है। तो इस प्रकार के अगर कोई भी चीज अगर पृथ्वी के अंदर से निकल रही है, कोई खनिज निकल रही है, तो इसे हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं। उदाहरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन इसी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है कि धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। दोस्तों धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लौह धात्विक खनिज और दूसरा होता है अलौह धात्विक खनिज। इसको भी समझ लेते हैं, लौह धात्विक खनिज क्या होगा। दोस्तों पृथ्वी के अंदर से निकाले जाने वाले वैसे खनिज जिसमें, आप ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा, पृथ्वी के अंदर से निकाले जाने वाले वैसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा तो होती है लेकिन लौह की मात्रा अधिक होती है, लौह की मात्रा अधिक होती है, उसे हम लौह धात्विक खनिज कहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसी तरह से अगर अलौह धात्विक खनिज के बारे में बताएं तो पृथ्वी के अंदर से निकाले जाने वाले वैसे धात्विक खनिज जिसमें लोहा की मात्रा बहुत कम होती है उसे हम लोग अलौह धात्विक खनिज कहते हैं। तो दोस्तों ये था धात्विक खनिज का दो प्रकार का होता है, उसको आपको अच्छे तरीका से मैंने समझा दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। दोस्तों एक ऐसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा 9 के बराबर होती है उसे हम लोग अधात्विक खनिज कहते हैं। दोस्तों अधात्विक खनिजों को चट्टानों से जब निकाला जाता है और उसको पिघलाया जाता है तो इसमें धातु की मात्रा नहीं निकलती है, इस प्रकार के खनिज को हम लोग अधात्विक खनिज कहते हैं। दोस्तों जो अधात्विक खनिज होते हैं वह अधिकतर मिट्टी के और पत्थर से बने होते हैं, इसलिए इसे पीटने पर यह भंगुर हो जाते हैं यानी कि चूर चूर हो जाते हैं। इसके जो कुछ अपवाद है जैसे कि हीरा एक अलग अपवाद में आता है, और लेकिन इसके अलावा जितने भी आप देख रहे उदाहरण ये सभी अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि अधात्विक खनिज आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं कि अधात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। दोस्तों अधात्विक खनिज जो होता है वह दो प्रकार के होता है, एक होता है कार्बनिक खनिज और दूसरा होता है अकार्बनिक खनिज। इसको समझिए, कार्बनिक खनिज किसको कहते हैं, तो ऐसा पृथ्वी के अंदर से निकाले जाने वाले ऐसे अधात्विक खनिज जिसमें जीवाश्म की मात्रा होती है, जिसमें जीवाश्म होता है उसे हम लोग कार्बनिक खनिज के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण आप लोग देखते जाइएगा स्क्रीन पर। उसी तरह से पृथ्वी के अंदर से निकाले जाने वाले ऐसे अधात्विक खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा यानी कि जीवाश्म की मात्रा 9 के बराबर होती है उसे हम लोग अकार्बनिक खनिज के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण आप देख करके इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका अधात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, इसको मैंने अच्छे तरीका से समझा दिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी से इसको लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि ईंधन खनिज किसे कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ईंधन और खनिज यानी कि ऐसा खनिज जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त हो उसे ईंधन खनिज कहते हैं। इसका एक और पहचान है कि जब भी ईंधन खनिज को हम लोग जलाते हैं तो इसमें अपशिष्ट पदार्थ 9 के बराबर निकलता है, यानी कि बिल्कुल कम या नहीं। जैसे कि कोयला को जलाया जाए तो क्या निकलेगा, कुछ भी तो नहीं बाद में बचता है। किरासन तेल को अगर जलाया जाए, पेट्रोल को जलाया जाए तो अपशिष्ट पदार्थ 9 ही निकलते हैं, 9 के बराबर निकलते हैं। इस प्रकार के खनिज को हम लोग क्या कहते हैं, ईंधन खनिज कहते हैं। इसको समझ लेते हैं और अच्छे तरीका से कि ईंधन खनिज कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपने बचपन में पढ़ा होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, इसी से यह याद भी हो जाएगा, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। उसी तरह से जो ईंधन खनिज होता है यह भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस ईंधन, दूसरा द्रव ईंधन और तीसरा गैसीय ईंधन। इसको भी अच्छे तरीका से समझते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहें। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ठोस ईंधन क्या होता है। दोस्तों जब भी किसी ठोस ईंधन की पहचान की जाती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि एक ऐसा ईंधन जो ठोस के रूप में प्रयुक्त होता है उसे ठोस ईंधन कहते हैं, यानी कि कड़ा होगा, कठोर होगा, उसे हम लोग ठोस ईंधन कहेंगे। उसी तरह से इसका एक और पहचान है कि जब भी ठोस ईंधन को जलाया जाता है तो इससे ऊष्मा का उत्पत्ति होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार के खनिज ईंधन को हम लोग ठोस खनिज ईंधन कहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं। इसी तरह इसका नेक्स्ट जो प्रकार है वह है द्रव ईंधन। दोस्तों पृथ्वी के अंदर से पाए जाने वाले ऐसे खनिज ईंधन जो द्रव रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि पानी के जैसा जो होता है, द्रव रूप में जो होता है, उस प्रकार के खनिज को हम लोग क्या कहते हैं,
द्रव ईंधन खनिज कहते हैं, लेकिन जब इसको जलाया जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में CO2 और H2 गैस को यह प्रोड्यूस करता है। इसका यह भी एक पहचान है। तो इस प्रकार के खनिज को हम लोग द्रव ईंधन खनिज कहते हैं। उदाहरण आप लोग याद करते और देखते चलते चलिएगा। उसी तरह से आपको हम बता दें कि गैस ईंधन क्या होता है, यानी कि गैस खनिज ईंधन क्या है। तो दोस्तों, गैस खनिज ईंधन नाम से ही आपको याद हो जाएगा कि पृथ्वी के अंदर से निकाले जाने वाले ऐसे खनिज जो गैस के रूप में प्रयुक्त हों, लेकिन यह जो होता है वह ठोस और द्रव के अपेक्षा अधिक सुविधाजनक होते हैं, अधिक देरी तक जलते हैं, और या इसको ले आने में अधिक सुविधा होती है। जैसे कि आप लोग गैस ले आते हैं, कोयला ले आइए और गैस ले आइए, तो क्या होगा कि आप ज़्यादा गैस को ले आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोयला को नहीं ले आ सकते हैं उतना ही जगह में, जितने पास आपका जितना बड़ा गाड़ी है, जगह है या कुछ भी है। तो इस प्रकार से गैसीय ईंधन अधिक सुविधाजनक होता है द्रव और ठोस गैस ईंधन के अलावा। दोस्तों, अब इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन है कि खनिजों का संरक्षण क्यों करना जरूरी है और इसके क्या क्या उपाय हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि खनिजों को संरक्षित रखना क्यों आवश्यक है। दोस्तों, हमारे लिए सुख सुविधा प्रदान करने के लिए यह प्राकृतिक खनिजों को भी दिया है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं दिया है कि हम लोग इसका उपयोग अगर अधिक कर दे तो यह प्रकृति में असंतुलन पैदा हो सकती है। इसीलिए खनिजों को संरक्षित रख करके आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए हमको खनिजों का उपयोग करना जरूरी है। मान लेते हैं कि अगर अभी सोलर सिस्टम का हम सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग का क्या है अभी जीवन जीने का शैली, हम लोग पेट्रोलियम के द्वारा ही तो जीवन जी रहे हैं, अभी कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं ईंधन ये सब के लिए। तो जब तक अगर सोलर लाइट पर हम शिफ्ट नहीं होते हैं, सोलर सिस्टम पर नहीं शिफ्ट होते, तब तक तो इसको हमको अच्छे तरीक़ा से बचा करके और संरक्षित करके चलना है। तो ये जरूरी है, इसीलिए खनिजों का संरक्षण होना जरूरी है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं जो कि 1 बाय 1 करके आपको अच्छे तरीक़ा से समझाते हैं। दोस्तों, खनिजों का संरक्षण का सबसे पहला नंबर उपाय है कि खनिजों का जो उपयोग अधिक हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, यानी कि अत्यधिक इसका उपयोग, अत्यधिक बर्बादी न की जाए। मतलब उपयोग तो की जाए लेकिन बर्बादी न की जाए। दूसरा इसका क्या है कि जब भी किसी खनिज को धरती के अंदर से निकाला जाता है तो उसको तो दे दिया जाता है या बेच दिया जाता है, वह हम लोग के पास आ जाता है। लेकिन जब हम लोग इसका उपयोग करते हैं तो उसका कुछ स्क्रैप बच जाता है, यानी कि जैसे कोयला है तो कोयला को कई बार जला सकते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि हम लोग कोयला का एक बार उपयोग किए लेकिन अच्छा से जला नहीं जला, तो इसको हम लोग फिर से उसको अच्छे तरीक़ा से साफ करके और फिर से जला सकते हैं। मतलब हम एक उदाहरण समझा रहे हैं। इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि खनिजों का कुछ भाग बचा हुआ रहता है, लेकिन जिसको हम लोग ऐसे बर्बाद कर देते हैं, तो उसको भी करना बहुत जरूरी है। तीसरा नंबर इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि जब भी खनन कार्य किया जाए, किसी भी खनिज को निकाला जाए धरती के अंदर से, तो उसका एक नियोजित ढंग होना चाहिए, उसको बर्बाद होने से बचाना है। इसके लिए उसका ज़्यादा मात्रा खर्चा ना हो, ज़्यादा मात्रा उसका इधर उधर बिखरे नहीं, इसका विशेष रूप से ध्यान देना है। एक प्लान बना करके, अच्छा सिस्टम लगा करके, अच्छा मशीन लगा करके उसको धरती के अंदर से निकालना है ताकि वह बर्बादी होने से रुक जाए। दोस्तों, खनिजों के संरक्षण के लिए अगला पॉइंट है कि खनिजों के स्थान पर, यानी कि जब भी कुछ खनिज का हम लोग उपयोग कर रहे हैं उसके जगह पर अगर हम कोई और खनिज का उपयोग कर सकते हैं जिसकी मात्रा अधिक है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, विकल्पों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो विकल्पों का अगर उपयोग करेंगे तो मेन हमारा जो खनिज है वह बचा हुआ रहेगा। जैसे उदाहरण तौर पर हम आपको बताते हैं, मान लीजिए कि आप चाय पीते हैं और आपके पास चीनी है लेकिन ज़्यादा महंगा है, तो उसके रूप में आप मीठा का यानी गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं ताकि दोनों का स्वाद तो बराबर ही होता है। उसी तरह से खनिजों के स्थान पर विकल्पों का उपयोग किया जाए, खनिजों के विकल्पों का उपयोग, यह भी खनिज संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। उसी तरह से सबसे अंतिम नंबर पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को समझिए। दोस्तों, जब भी हम किसी खनिज का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि पेट्रोलियम से पेट्रोल बनता है, किरासन तेल, डीजल, मोबिल, ये सारा चीज बनता है। प्राकृतिक ईंधन भी है हमारे लिए, जैसे गैस हो गया, LPG गैस, ये सब हो गया। तो इस प्रकार के ईंधन और खनिजों का हम लोग तो बहुत उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके आधार पर इसको तो हम लोग उपयोग कर ही रहे हैं, लेकिन इससे भी अच्छा सोलर सिस्टम है हमारे पास, जैसे कि
विद्युत ऊर्जा हो गया, उसके बाद सौर ऊर्जा हो गया। तो इसका भी हम लोग अधिक से अधिक उपयोग करें, इस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना होगा। पवन ऊर्जा भी इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। यानी कि एक विकल्प के तौर पर कुछ और भी ट्राई करना और अधिक रूप में ट्राई करना, अधिक से अधिक ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से अगर खनिजों का संरक्षण किया जाता है तो खनिज अधिक दिनों तक बचे रहेंगे और हमारे आने वाले भविष्य में एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारा खनिज रहेगा, ताकि हम और ऊंचाई पर जा सके। तो दोस्तों ये था खनिज से लेकर के खनिज के संसाधन तक बहुत सारा टॉपिक बना है और बहुत बारीक बारीक इसमें क्वेश्चन था, जो कि आपको हमने अच्छे तरीका से समझा दिया। दोस्तों अगर कोई भी चीज का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो फ्री में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका फ्री में। दोस्तों मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।